हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका आज के इस विश्लेषण में। आज हम एक बहुत ही मजेदार जर्नी पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी जर्नी जो केमिकल केओस को एक परफेक्ट लॉजिकल ऑर्डर में ट्रांसफॉर्म कर देती है। हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के सबसे बड़े पजल, द पीरियोडिक टेबल को डिकोड करने की। सो विदाउट एनी डिले चलिए सीधा इसमें डाइव करते हैं। आज शुरुआत करने के लिए जरा इमेजिन कीजिए कि आप अपने एरिया के एक बड़े से शॉपिंग मॉल में गए हैं। वहां कोल्ड ड्रिंक्स का एक क्लियर सेक्शन है, टूथपेस्ट का अलग आयल है, मतलब सब कुछ ब्यूटीफुली कैटेगराइज्ड है, राइट? आपको अपना फेवरेट नमक वाला टूथपेस्ट बड़ी आसानी से मिल जाता है। लेकिन अब एक दूसरे मॉल को इमेजिन कीजिए जो बिल्कुल एक क्योटिक मेसी रूम जैसा है, जहां सारा सामान एक जायंट पिरामिड की तरह मिक्सड अप पड़ा है। सोचिए कहां से शॉपिंग करना आसान होगा? ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनाइज्ड मॉल से। और एग्जैक्टली यही लॉजिक अप्लाई होता है यूनिवर्स के एलिमेंट्स पर। दुनिया में पाए जाने वाले इन 118 एलिमेंट्स को भी एग्जैक्टली इसी तरह की क्लासिफिकेशन की जरूरत थी, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस को पढ़ना प्रैक्टिकल हो सके। तो केओस को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मॉल में आखिर कैसे बदला गया, आज के इस एक्सप्लेनर में हम देखेंगे। पहले अर्ली अटेम्प्ट्स एट ऑर्डर, फिर मेंडलीव्स ब्रेक थ्रू, उसके बाद द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और फाइनली हम समझेंगे रीडिंग पीरियोडिक ट्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, अर्ली अटेम्प्ट्स एट ऑर्डर, द पायनियर्स। मुझे ये सोचकर ही काफ़ी एक्साइटमेंट होती है कि अर्ली साइंटिस्ट में इस मैसिव एलिमेंटल पजल को तब सॉल्व करने का ट्राई किया जब उनके पास आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो थी ही नहीं। 19th सेंचुरी की इन माइलस्टोन्स को देखिए। 1817 में पहली कोशिश की डोबेराइनर ने अपने ट्राइड्स के साथ। फिर 1866 में आते हैं न्यूलैंड्स अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स लेकर, और एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया 1869 में मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के साथ। हर एक साइंटिस्ट ने आने वाले नेक्स्ट जीनियस के लिए एक स्टेपिंग स्टोन सेट किया। एब डोबराइनर का मैथ एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उन्होंने एलिमेंट्स को 3-3 के छोटे ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, जिन्हें उन्होंने ट्रायड्स कहा। उनका रूल बड़ा आसान और थोड़ा मैजिकल था। पहले और तीसरे एलिमेंट के मास का एवरेज निकालिए, और वो एग्जैक्टली बीच वाले एलिमेंट के मास के बराबर होता था। जैसे लिथियम, जिसका मास 7 है, और पोटेशियम, जिसका 39 है। इन दोनों को ऐड करके हाफ करें तो बीच वाले सोडियम का मास एग्जैक्ट 23 मिल जाता है। माइंड ब्लोइंग, राइट? लेकिन इसमें एक छोटा सा फ्लॉ था। वो ऐसे सिर्फ 3 ही ट्रायड्स, यानी पूरे टेबल में से सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ढूंढ पाए। बाकी एलिमेंट्स उनके इस मैथ में फिट ही नहीं हो रहे थे। फिर एंट्री होती है न्यूलैंड्स की। उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग मास के हिसाब से लगाया और एक बड़ा ही म्यूजिकल पैटर्न नोटिस किया। उन्होंने इसको म्यूजिक के सुरों से कंपेयर कर दिया, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर 8वां सुर वापस सा। यानी उनके हिसाब से पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी ठीक 8वें एलिमेंट से मैच करती थी। आइडिया लिटरली बहुत इंस्पायरिंग था, एकदम म्यूजिकल। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब पता चला कि यह रूल सिर्फ कैल्शियम तक ही काम करता है। कैल्शियम के आगे बढ़ते ही प्रॉपर्टीज मैच होना बिल्कुल बंद हो गई। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, मेंडलीव्स ब्रेक थ्रू, द मास्टर ड्राफ्ट। साइंस की इस मिस्ट्री में असली ट्विस्ट और टेंशन तब आई जब एंट्री हुई मेंडलीव की। ये एक ऐसे विजनरी थे जिन्होंने पहला सच्चा और डिटेल्ड पीरियोडिक ग्रिड बनाया। मेंडलीव का सबसे बड़ा जीनियस था उनका सॉलिड कॉन्फिडेंस। उन्होंने ब्लाइंडली एलिमेंट्स को सिर्फ मास के हिसाब से नहीं लगाया। जब उन्हें लगा कि कोई एलिमेंट इस पैटर्न में फिट नहीं हो रहा, तो उन्होंने लिटरली ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दिए। उन्होंने कॉन्फिडेंटली क्लेम किया कि इन ब्लैंक स्पेसेस में फ्यूचर में नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे। उन्होंने एक का नाम तो एडवांस में इका एल्यूमिनियम रख दिया था। और कमाल की बात यह है कि वो बाद में एक्चुअली डिस्कवर हुआ। पर हाँ, उनकी टेबल फ्लॉलेस नहीं थी। वो हाइड्रोजन को ठीक से प्लेस नहीं कर पाए, और आइसोटोप्स के लिए उनकी टेबल में कोई जगह ही नहीं थी। और यहां से शुरू होता है हमारा तीसरा फेज, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, द अल्टीमेट ब्लूप्रिंट। यहां से हमारी स्टोरी एक हिस्टोरिकल स्ट्रगल से निकलकर एब्सोल्यूट क्लैरिटी की तरफ शिफ्ट होती है। ये बेसिकली केमिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत थी। ये जो गेम चेंजिंग मोमेंट था, उसने सिर्फ एक सिंपल वर्ड चेंज करके पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उन्होंने मेंडलीव के एटॉमिक मास वाले रूल को हटा दिया और नया बेस बनाया, एटॉमिक नंबर को। मेंडलीव की टेबल इसलिए अटक रही थी क्योंकि मास उतना रिलायबल फैक्टर नहीं था। लेकिन जैसे ही बेस एटॉमिक नंबर बना, आइसोटोप्स और गलत ऑर्डरिंग की सारी प्रॉब्लम्स मैजिकली अपने आप ठीक हो गई। और यही वो अल्टीमेट ब्लूप्रिंट है जिसे हम आज तक यूज करते हैं। चलिए अब इस अल्टीमेट ऑर्गेनाइज्ड शॉपिंग मॉल यानी मॉडर्न टेबल के स्ट्रक्चर को समझते हैं। इस पूरे ग्रिड में 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। एक ग्रुप में उन्हीं एलिमेंट्स को रखा जाता है जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेम होते हैं, और जो आपको 7 हॉरिजॉन्टल रोज दिखती हैं, उन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। एक पीरियड में आने वाले सभी एलिमेंट्स के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स होते हैं। ये कॉलम्स और रोज मिलकर हर एक एलिमेंट को उसका एक एग्जैक्ट यूनिक एड्रेस देते हैं। अब इन ग्रुप्स की अपनी अलग अलग फैमिलीज होती हैं।
जैसे ग्रुप 1 को हम एल्कली मेटल्स कहते हैं क्योंकि ये नेचुरली वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं। उसके बाद ग्रुप 17 को देखिए, इन्हें हैलोजेंस कहते हैं। ग्रीक भाषा में हैलो मतलब सॉल्ट और जेंस मतलब प्रोड्यूसर्स, यानी सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। और आखिर में आती हैं ग्रुप 18 की नोबल गैसेस। इनकी वैलेंसी 0 होती है और ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, मतलब ये पूरी टेबल की सबसे शांत और सॉर्टेड फैमिली है। अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, रीडिंग पीरियोडिक ट्रेंड्स, द रूल्स ऑफ द गेम। तो अब जब हमारा एलिमेंट्स का मॉल पूरी तरह एक्यूरेटली ऑर्गेनाइज हो चुका है, तो हमें उन आइल्स को ठीक से पढ़ना भी सीखना होगा, है ना, ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज को बिना रटे लॉजिकली प्रिडिक्ट कर सकें। यही इस पूरे गेम के रूल्स हैं। लेकिन इन ट्रेंड्स को पढ़ने के लिए एक सीक्रेट है। टेबल के जो लेफ्ट साइड और राइट साइड के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप्स 1, 2 और 13 से 17, इन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। सोचिए ये स्कूल के उन परफेक्टली ड्रेस क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह हैं जो सारे डिसिप्लिन के रूल्स मानते हैं। और जो बीच में है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो थोड़े शैतान बच्चों की तरह एक्सेप्शंस हैं जो ट्रेंड्स को ठीक से फॉलो नहीं करते। इसलिए याद रखें, हम सारे ट्रेंड्स और रूल्स सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स से ही स्टडी करते हैं। तो चलिए पहला रूल देखते हैं, एटॉमिक साइज का लेफ्ट टू राइट ट्रेंड। अगर आप एक पीरियड में लेफ्ट से राइट आगे बढ़ते हैं तो नॉर्मली दिमाग कहता है कि मास बढ़ रहा है तो साइज बड़ा होना चाहिए, राइट? पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नए इलेक्ट्रॉन्स उसी सेम शेल में आते हैं। इस वजह से सेंटर का न्यूक्लियस एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करता है और उन आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ज्यादा करीब खींच लेता है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के बढ़ने के कारण एटम का साइज बढ़ने के बजाय काउंटर इंट्यूटिवली छोटा हो जाता है, यानी डिक्रीज हो जाता है। पर इसके मुकाबले अगर हम किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो रूल बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है। हर स्टेप नीचे आने पर एलिमेंट में पूरी की पूरी एक नई इलेक्ट्रॉन शेल ऐड हो जाती है, जैसे प्याज की लेयर्स बढ़ रही हों, जिससे विजिबली एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ जाता है और रिजल्ट एटॉमिक साइज साफ तौर पर इंक्रीज हो जाता है। और ये साइज कितना बड़ा रोल प्ले करता है ये देखिए। टेबल के फार लेफ्ट साइड में साइज बड़ा होने की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का होल्ड थोड़ा वीक होता है, तो ये एटम्स बड़ी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटालिक कैरेक्टर कहते हैं। दूसरी तरफ फार राइट पर साइज बहुत छोटा हो जाने की वजह से इनका न्यूक्लियस दूसरे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्ग फोर्स से खींचना शुरू कर देता है। इस इलेक्ट्रॉन छीनने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, और यही सबसे अच्छे नॉन मेटल्स की सबसे बड़ी पहचान है। और हाँ, रिएक्ट करने की इस कैपेसिटी, जिसे हम वैलेंसी कहते हैं, उसमें भी एक बहुत क्लियर म्यूजिकल रिदम है। अगर आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएं तो ग्रुप 1 की वैलेंसी होती है 1। ये धीरे धीरे बढ़ती है और मिडिल में ग्रुप 14 पर जाकर मैक्सिमम 4 हो जाती है, और उसके बाद ये वापस से गिरने लगती है। राइट एंड पर नोबल गैसेस तक पहुंचते पहुंचते ये बिल्कुल 0 हो जाती है। ये टेबल किसी एब्सोल्यूट मैथमेटिकल सिमेट्री से कम नहीं है। तो इस विश्लेषण से ये तो क्लियर है कि पीरियोडिक टेबल सिर्फ एक बोरिंग चार्ट नहीं है, बल्कि एलिमेंट्स का एक परफेक्टली डिजाइंड यूनिवर्स है। लेकिन खत्म करने से पहले मैं आपको एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। 118 एलिमेंट्स तो हमने अपनी इस टेबल में बड़े नीटली क्लासिफाई कर लिए हैं, लेकिन क्या ये टेबल सच में यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, या फिर इस एंडलेस कॉस्मिक यूनिवर्स के किसी डार्क कोने में और भी नए एलिमेंट्स हमारी इस क्लासिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं? सोचते रहिएगा इस बारे में। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी ऐसे ही फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ। कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग।